Student, in previous lecture, I told you about contribution of different scientists in the development of theory of natural selection. मतलब ये कि जो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी बनाई थी या डेवलप की थी डार्विन ने, उसमें सिर्फ डार्विन की ऑब्जर्वेशन ही का कमाल नहीं था। इसमें कुछ साइंटिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन था, जिनके रिसर्च को या जिनकी बुक्स को पढ़कर डार्विन को अपनी इस थ्योरी को डेवलप करने में डिफरेंट आइडियाज जो हैं वो उसको क्या हुए, उसके दिमाग में जो है वो क्या हुए, जनरेट हुए उस थ्योरी को पढ़कर। तो उस थ्योरी के हवाले से जो साइंटिस्ट थे, तो उन साइंटिस्ट में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि चार्ल्स लायल, ये चार्ल्स लायल हैं, जिनकी बुक को जो है वो, जिनकी जो बुक थी और उनकी बुक का नाम था प्रिंस, ये चार्ल्स लायल है, इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, जिसको जो है वो डार्विन अपने साथ अपने वॉयज मतलब अपने सफर पर साथ लेकर गया था। और इस बुक में लायल ने जो है वो किसको सपोर्ट किया था? जेम्स सर्टन जो है इनकी थ्योरी, इनकी जो थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया था। फिर दूसरा साइंटिस्ट मैंने आपको बताया था, एक इकोनॉमिक्स थे, एक इकोनॉमिक्स पर काम करने वाले जो है ये थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था थॉमस आर मेल्थस। और थॉमस आर मेल्थस का बुक जो थी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये भी जो है वो डार्विन ने ये बुक भी पढ़ी थी। और इस बुक को पढ़ने के बाद उसको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो अपनी इस थ्योरी का जो ये पॉइंट था डार्विन की थ्योरी का, वो इसी बुक को पढ़कर डार्विन के दिमाग में आया था। इसके बाद ये अल्फ्रेड रसल वेलेस, ये साइंटिस्ट है और ये भी एक नेचुरलिस्ट है, और इन्होंने सैम डार्विन जैसी ये थ्योरी दी थी। डार्विन साउथ अमेरिका के प्लांट्स और एनिमल पर काम कर रहे थे, तो ये जो है वो दूसरी साइड पर जो है वो काम कर रहे थे। इन्होंने जो है वो इंडोनेशिया, मलाया जिसको कहते थे, अब इसको इंडोनेशिया कह रहे हैं, तो इंडोनेशिया के फ्लोरा और फाना पर ये काम कर रहे थे। उन्होंने सेम थ्योरी दी थी जैसी थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने। इन साइंटिस्ट का नाम आपने याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल सिलेक्शन जैसी दूसरी थ्योरी जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी डार्विन की तरह की थ्योरी, वो वेलेस है। और इन्होंने ही डार्विन को मोटिवेट किया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक लिखने के लिए। तो ये तमाम बातें जो है हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम बात करेंगे, आज हमने बात करनी है स्पेशली सिर्फ डार्विन की थ्योरी पर, और डार्विन की थ्योरी के मेन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर आज डिस्कस करना है। तो आज हम बात करेंगे, टुडे आई विल टेल यू अबाउट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसने इस थ्योरी को जो एक्सप्लेन किया था वो अपनी एक बुक में एक्सप्लेन किया था। और वो बुक कौन सी थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। जब डार्विन ने ये बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, मेरे ख्याल से कुछ घंटों के अंदर ही उसकी तमाम कॉपीज सेल हो चुकी थी। यानी इतनी ये बुक उस जमाने में पॉपुलर हुई थी कि इसकी तमाम कॉपीज जो है वो उसी टाइम सेल हो गई। तो डार्विन ने अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था किसके अंदर? अपनी बुक में। और उसकी बुक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इस बुक में डार्विन ने, इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, डार्विन डेवलप टू मेन पॉइंट्स। यानी इस बुक में डार्विन ने जो है वो टू मेन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया है, या कह लें कि इस थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड दो मेन पॉइंट हैं। अब ये टू मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला मेन पॉइंट है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। पहला पॉइंट है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। और दूसरा पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन एंड एडॉप्टेशन। अब सबसे पहले तो इस बुक का नाम याद रखना है, डार्विन की। और इस डार्विन की बुक के जो दो मेन पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, इन दो मेन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, क्योंकि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन्हीं दो मेन पॉइंट्स के गिर्द क्या कर रही है? घूम रही है। तो आपकी बुक में जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए मुझे इन दोनों पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है।
है मतलब क्या, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन एंड एडॉप्टेशन, इसका यहाँ पर मतलब क्या है, डार्विन इससे क्या मतलब ले रहा था। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये एक जो है, से फॉर एग्जाम्पल ये एक मैं यहाँ ड्रा कर देता हूं, ये एक नीम ट्री है, ये मैंने क्या बना दिया, एक नीम ट्री। समझ लें कि ये क्या है, नीम ट्री है। आपको पता है हमारे सिंध का जो नेशनल ट्री है, हमारे सिंध का जो रीजनल ट्री है वो कौन सा है, वो है नीम ट्री। अब इस नीम ट्री की रिप्रोडक्शन होती है, कैसे करेगा रिप्रोडक्शन, आपको पता है ना कि बहुत सारे बीज पैदा होंगे, इसमें सीड जमीन पर गिरेंगे, तो क्या होगा, उन सीड से जो है वो सीडलिंग निकलेंगे, छोटे छोटे इसके पौधे निकलेंगे। ये चले मैं पौधे भी निकाल देता हूँ, ये इसके लीव्स हैं, ये लीव्स हैं इनके, ये इसके लीव्स हैं, ये इनकी रूट हैं। अब सबसे पहले तो इसने रिप्रोडक्शन करी। अच्छा, अब पहला वाला पॉइंट नोट करें। पहला वाला पॉइंट कह रहा था ये कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इसका मतलब क्या है। देखो डिसेंट हम किसको कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग को। डिसेंट हम किनको कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग को। मॉडिफिकेशन आपको पता है, उसमें चेंज, मॉडिफिकेशन, वेरिएशन। तो अब आप देखें इस ये तमाम के तमाम सीडलिंग जो हैं वो किसके डिसेंट हैं, वो इस ट्री के डिसेंट हैं। ये ट्री क्या है, ये ट्री बेसिकली यहाँ पर एक पेरेंट है, और ये क्या है, ये इसके डिसेंट है, मतलब इसके ऑफ स्प्रिंग है। अब क्या होता है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मतलब ऑफ स्प्रिंग जो है, अभी डार्विन की थ्योरी ने तो आगे जो बात की थी वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ सिंपली समझा रहा हूँ कि इसके जो जो डिसेंट है इनमें मॉडिफिकेशन है, ये सब के सब एक जैसे नहीं है, इनमें थोड़ा चेंज है। अब मिसाल के तौर पे आप देखो, इन तमाम ट्रीज के, ये तमाम जो सीडलिंग है, इनके लीव्स के साइज में फर्क है, और इनके रूट के साइज में भी फर्क है। हैं तो ये नीम ट्री के ही सीडलिंग, लेकिन इनमें थोड़ी सी क्या आ गई है, वेरिएशन आ गई। इनमें क्या आ गई, वेरिएशन आ गई। तो ये हो गया डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट को समझें। दूसरा पॉइंट कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन एंड एडॉप्टेशन। अब इसका मतलब क्या है, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडॉप्टेशन। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पे, अब इस जिस जगह पर ये सीडलिंग पैदा हुए हैं, वहां पर वाटर जो है वो इधर है, नीचे है, इस जगह पर पानी है। इस जगह पर तो पानी है ही नहीं, ये जिस जगह पर ये रूट्स हैं, यहाँ पानी नहीं है, पानी थोड़ा सा नीचे है यहाँ। तो अब आप बताएं कि कौन सा प्लांट जो है वो क्या कर लेगा, वाटर ले लेगा। ये वाला प्लांट जिसकी रूट थोड़ी लॉन्ग है, वो क्या कर लेगा, इस वाटर को लेगा, इस रिसोर्स को लेगा, इस रिसोर्स को यूज करेगा। ये तो इस रिसोर्स को यूज ही नहीं कर पाएंगे, इनको वाटर नहीं मिलेगा। और लॉन्ग रूट के साथ लॉन्ग जो ब्रॉड लीव्स हैं, इसके जीन भी लिंक हुए हैं साथ में। तो इसकी लॉन्ग रूट है और ब्रॉड क्या है, लीव्स हैं। सनलाइट भी ज्यादा लेगा, फूड भी ज्यादा बनाएगा। तो होगा क्या, ये जो प्लांट है ये सरवाइव करेगा, और बाकी तमाम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बाकी तमाम क्या हो गए, खत्म हो गए। अब इस प्लांट ने सरवाइव किया, तो इसने जो सरवाइव किया, इसको सरवाइव करने के लिए किसने सिलेक्ट किया, नेचर ने सिलेक्ट किया ना। इसको किसने सिलेक्ट किया, नेचर ने। यानी बाय नेचर ही जो है वो इसके पास लॉन्ग रूट के जीन आ गए थे, इसके पास जो है वो शॉर्ट रूट के जीन थे। तो जिनके पास शॉर्ट रूट के जीन थे वो सरवाइव नहीं कर पाए, जिनके पास लॉन्ग रूट के जीन जीन थे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया माहौल को। अडॉप्ट क्या कर लिया कि उन्होंने अपनी रूट नीचे तक लेकर पानी की तरफ गए, और वो पानी से उन्होंने क्या किया, रूट नीचे तक थी तो उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया, इस रिसोर्स को उन्होंने यूज किया। अब जो डेड हो गए वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है, रिप्रोड्यूस करने के लिए मेच्योर होना जरूरी है। जब तक मेच्योर नहीं होंगे तब तक अब अपने बेबीज कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो अब ये तो डेथ, इनकी तो डेथ हो गई। अब यही प्लांट जिसने सरवाइव किया, ये क्या कर जाएगा, ये सरवाइव करेगा, और सरवाइव करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये एक नया ट्री से बन जाएगा। लेकिन अपने इस ट्री से ये थोड़ा चेंज होगा। चेंज सिर्फ थोड़ा सा होगा कि इसकी रूट थोड़ी लॉन्ग होगी और लीव्स का साइज थोड़ा सा ब्रॉड होगा। अब ये फिर रिप्रोड्यूस करेगा, ये अब ये इसका ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस करेगा। ऑफ स्प्रिंग में फिर ये इसके मजीद ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, इसके अब डिसेंट प्रोड्यूस होंगे, फिर इनमें से प्लांट निकलेंगे। अब फिर वही वाटर का प्रॉब्लम आ रहा है,
तो जिसकी लॉन्ग रूट है वो सरवाइव करेगा, शॉर्ट रूट वाले खत्म हो जाएंगे। फिर ये बड़ा होगा तो इसकी रूट थोड़ी और लॉन्ग हो जाएंगी। ऐसे ही अडॉप्ट करते करते, माहौल को अडॉप्ट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि इस ट्री के लीव्स जो हैं वो बहुत बड़े हो जाएंगे और रूट बहुत लॉन्ग हो जाएंगी, और इस ट्री से ये बिल्कुल जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज लगेगा। यानी इस तरीके से एक नई स्पीशीज जो है वो क्या हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी। तो मतलब मेरा आपको बात कहने का समझ में आया कि डिसेंट जो होते हैं, ऑफस्प्रिंग में चेंज आता है, और चेंज आता है और वो चेंज जो इन्वायरमेंट के हवाले से फेवरेबल होता है, ऐसी वेरिएशन जो उनको इन्वायरमेंट में सरवाइव करने में हेल्प करती हैं, वही ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं उन वेरिएशन के लिहाज से, वो सरवाइव करते हैं और वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और उसी एक कंटिन्यू प्रोसेस के जरिए एक नई स्पीशीज जो है वो क्या होती है, इवोल्व हो जाती है। ये कहना था डार्विन का। और हम भी जाहिर सी बात है ये बात मानते हैं कि इसी तरीके से एक नई स्पीशीज क्या होती है, इवोल्व होती होगी। अच्छा, अब इधर देखें। अब आ जाते हैं कि आपकी बुक में जो है इन पॉइंट्स को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले तो आपकी बुक में जो है इसी को देख लेते हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, पहला पॉइंट इसकी बुक का, इसकी थ्योरी का पहला पॉइंट। तो आपकी बुक कहती है डार्विन बिलीव एंड परसीव यूनिटी इन लाइफ। यानी डार्विन किस चीज पर बिलीव करता था, डार्विन बिलीव करता था यूनिटी इन लाइफ। की पॉइंट आपने याद रखना है, डार्विन किस बात पे बिलीव करता था, यूनिटी इन लाइफ। यानी डार्विन कहता था कि जितने भी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिज्म हैं उन सबका एक ही एंसेस्टर है। जैसे आपने फाइलेटिक लिनेज पढ़ा होगा कि सबसे पहले दुनिया में बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया से डेवलप हुए प्रोटिस्टास, प्रोटिस्टास से कुछ प्रोटिस्टास ऐसे थे जिन्होंने प्लांट्स बनाए, कुछ प्रोटिस्टास से एनिमल इवोल्व हुए, कुछ प्रोटिस्टास से फंजाई इवोल्व हुए, फिर एनिमल में भी कुछ सिंपल एनिमल थे, उनमें से कुछ वर्टिब्रेट बने, कुछ इनवर्टिब्रेट इवोल्व हुए, प्लांट्स में भी कुछ वेस्कुलर प्लांट और कुछ नॉन वेस्कुलर प्लांट, फंजाई के अंदर भी कोई प्रिमिटिव फंजाई और एडवांस फंजाई, इस तरह से ये एवोल्यूशन चलती चली गई। तो मतलब डार्विन बिलीव करता था यूनिटी इन लाइफ, यानी ये जितने भी प्लांट्स एनिमल है ये सब एक जगह पर आकर मिल रहे हैं, यानी इनकी जो है वो एंसिस्टर क्या है, तमाम के एक ही हैं। तो डार्विन किस पर बिलीव करता था, डार्विन बिलीव करता था यूनिटी इन लाइफ, with all organisms related through descent from some common ancestor, and that adaptation to various environment result in diversity। मतलब कहता है कि जितने भी डिसेंट हैं, मतलब आज जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं, उन सब का एंसेस्टर कोई एक ही है। हम यहाँ पर बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स हैं, क्या है, और उनमें एडॉप्टेशन की वजह से, उनमें एडॉप्टेशन की वजह से एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो क्या हुई, स्पीशीज जो हैं वो क्या हुई, इवोल्व हुई, और इसके रिजल्ट में क्या आई, उसके रिजल्ट में आ गई ये डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट फॉर्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में मौजूद हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो आपको ये बात पता है कि जब जमीन वजूद में आई थी तो जमीन पर लाइफ इतनी डाइवर्स तो नहीं थी। जब जमीन बनी थी तो जमीन पर लाइफ इतनी डाइवर्स नहीं थी। उस वक्त तो जमीन पर क्या थे, उस वक्त जब जमीन बनी थी बस उसमें बैक्टीरिया थे। फिर जब जमीन में की एनवायरनमेंट थोड़ी फेवरेबल हुई तो उनमें से कुछ बैक्टीरिया ने जो है वो अडॉप्ट किया एनवायरनमेंट को, कुछ चेंज आया उनके अंदर, तो वो यूकेरियोट्स में कन्वर्ट हुए, मतलब प्रोटिस्टाज में। फिर प्रोटिस्टाज भी ऐसे इवोल्व होते चले गए। तो ये पहली वाली बात ये हो गई। उसके बाद कहता है इन द डार्विन व्यू, डार्विन का जो व्यू था, द हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज लाइक अ ट्री। मतलब लाइफ की जो हिस्ट्री है, यानी जिंदगी की अगर आप हिस्ट्री देखें कि जब जमीन बनी थी उससे लेके आज तक, तो हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज लाइक अ ट्री। वो एक ट्री की तरह है। कैसे ट्री की तरह है, एक स्पीशीज थी, उससे दूसरी स्पीशीज इवोल्व हुई, फिर इस स्पीशीज से तीन किस्म की स्पीशीज इवोल्व हो गई, इन तीन स्पीशीज से मजीद तीन स्पीशीज इवोल्व हुई, इससे मजीद दो स्पीशीज इवोल्व हुई, इससे कोई एक ही स्पीशीज चलो इवोल्व हो गई। तो कहता है
कि लाइफ की हिस्ट्री क्या है, द हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज लाइक अ ट्री। अब ये भी याद रखिएगा कि डार्विन का ये जो पॉइंट था दूसरा, हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज लाइक अ ट्री, जिसको हम एवोल्यूशनरी ट्री भी कहते हैं, with multiple branches and rebranching from a common trunk। ये देखो, इसको मैं कह देता हूं ये कॉमन ट्रंक है। चलो इस ट्री को जो है आप ये ट्रंक कह लो, ये क्या है, ये कॉमन ट्रंक है। और आप इधर से देखें कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं इस ट्रंक से, एक ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये हो गई, और ये फिर इनमें रीब्रांचिंग हो रही है, मतलब इसमें से मजीद ब्रांच निकल रही है ऐसे। तो एक ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग फ्रॉम अ कॉमन ट्रंक all of the way from the tip of the living twigs। मतलब ये जो ट्री की जो लास्ट वाली जो ट्विग्स, ट्विग्स आपको पता है किसको कहते हैं, दरख्त के ऊपर जो छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, लिविंग ट्विग्स ये हैं। तो कहता है मतलब ये एवोल्यूशन का प्रोसेस आज भी चल रहा है, जैसे दरख्त में से मुसलसल ब्रांचेस निकलती रहती है ना, तो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस आज भी चल रहा है, छोटी छोटी ब्रांचेस अभी भी एवोल्यूशन आ रही है, वेरिएशन अभी भी कंटिन्यू आ रही है। और इन ब्रांचेस को आप किसके सिंबल के तौर पे ले सकते हो, सिंबॉलिक ऑफ करंट डाइवर्सिटी। मतलब कह ये रहा है, मैं इस तरह से एक ट्री अगर बना लूं, चलें इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये एक स्पीशीज थी, इससे एक दूसरी स्पीशीज इवोल्व हुई, ये हो गया ट्रंक। अब ये ट्रंक तो क्या शो कर रहा है, ये तो हिस्ट्री को शो कर रहा है, बहुत पहले जब जमीन पर फिर इस स्पीशीज से ब्रांचेस निकली हैं ऐसे, ये इन ब्रांचेस से मजीद इवोल्यूशन हुई है, मजीद स्पीशीज इवोल्व हुई हैं, ये इवोल्व हो गई, अब इनमें से मजीद इवोल्व हुई हैं। और अभी जो नई ब्रांचेस निकल रही हैं, ये जो अभी नई है ब्रांचेस, ये वाली, ये तो आज की डाइवर्सिटी को शो कर रही है कि आज जो चीजों के अंदर क्या आ रही है, एवोल्यूशन हो रही है। ये आपका बुक का ये जो पॉइंट है ना, सिंबॉलिक ऑफ करंट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है सिंबॉलिक ऑफ करंट डाइवर्सिटी, आज जो डाइवर्सिटी है, जैसे इंसान है, इंसानों में भी जो चेंज आ रहा है, वेरिएशन जो आ रही है, वो ये ब्रांचेस उन वेरिएशंस को शो कर रही है। एट ईच फॉर्क ऑफ एवोल्यूशनरी ट्री इज एन एंसेस्टर ऑफ ऑल लाइंस ऑफ एवोल्यूशनरी ब्रांचेस। मतलब यहाँ पर ये जो एवोल्यूशनरी ब्रांच है ना, ये वाली, ये मिसाल के तौर पे ये पूरी, मैं इसको रेड से शो करता हूँ, ये फॉर्क है, ऐसे ब्रांचेस को हम क्या कह रहे हैं, फॉर्क कह रहे हैं। अब इस पूरी ब्रांच का जो एंसेस्टर है वो यहाँ बैठा हुआ है, इधर से इवोल्व हुआ था, ये स्पीशीज है जिसकी एवोल्यूशन से ये पूरी की पूरी ब्रांच बनी है, ये स्पीशीज है जिसकी एवोल्यूशन से ये पूरी ब्रांच बनी, ये इसकी स्पीशीज है जिसकी एवोल्यूशन से, जिसमें चेंज आया, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन हुई, जिसमें एडोप्टेशन हुई, जिससे ये ब्रांचेस बनती चली गई। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है वो इसमें ये कह रहा है, एट ईच फॉर्क, यानी हर फॉर्क, मतलब यहाँ पर फॉर्क से हम ब्रांच ले लें कि हर ब्रांच ऑफ एवोल्यूशनरी ट्री इज एन एंसेस्टर टू ऑल लाइन ऑफ एवोल्यूशन ब्रांचिंग फ्रॉम द फॉर्क। यानी एक फॉर्क है जिससे मजीद ब्रांचेस निकल रही हैं, तो एक ही स्पीशीज में क्या आता है, कंटिन्यू जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। अब आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ पर बस दो ही पॉइंट याद रखने और कुछ भी नहीं। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन में ये याद रख ले जाना लीजिएगा कि डार्विन बिलीव करता था यूनिटी ऑफ लाइफ इन लाइफ पर, और डार्विन के व्यू जो था वो ये था कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज लाइक अ ट्री, यानी लाइफ की हिस्ट्री एक ट्री की तरीके से है। एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज इवोल्व हुई हैं और कंटिन्यू ये इस तरह से इवोल्व होती जा रही हैं। चलें, ये बात हो गई। अब दूसरे वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन एंड एडॉप्टेशन। नेचुरल सिलेक्शन एंड एडॉप्टेशन, तो क्या कह रही है आपकी बुक, नेचुरल सिलेक्शन रेफर टू द differential reproductive capacity among individual of a population which indicate that some individual of a population are capable to reproduce while other are not। तो नेचुरल सिलेक्शन किसको रेफर कर रहा है, डिफरेंशियल
रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज। नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर क्या है, आपकी बुक कह रही है ये बेसिकली क्या है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन। अब मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको जो मिसाल दी थी इधर, एक ट्री की, नीम ट्री की मिसाल दी थी। ये एक नीम ट्री है, चलें इसने तो रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस करने के बाद इसकी जो पॉपुलेशन है, मतलब इसमें से नए जो प्लांट्स ग्रो किए थे, इतने सारे जो नीम ट्री के जो बीज जमीन पर गिरते हैं, तो क्या वो तमाम के तमाम जो बीज जो जमीन पर गिरते हैं, तो क्या उन तमाम के तमाम में से पौधे निकल जाते हैं? क्या वो तमाम के तमाम आगे चलकर ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता। वो प्लांट्स जो उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं, सही है, जो नेचुरली उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, या नेचुरली जिनके पास जीन होते हैं उस एनवायरनमेंट के लिहाज से, वो सरवाइव कर जाते हैं। बाकी तमाम के तमाम क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब जितने भी प्लांट्स या जिस किसी भी लिविंग इंडिविजुअल की पॉपुलेशन होती है, तो वो तमाम के तमाम रिप्रोड्यूस थोड़ी करते हैं। जो सिर्फ सरवाइव करेंगे वही रिप्रोड्यूस करेंगे, जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो मतलब नेचुरल सिलेक्शन यही है कि नेचर सिलेक्ट करती है कुछ ऑर्गेनिज्म को, जो क्या करते हैं, जो सरवाइव करते हैं, और जो सरवाइव नहीं करते वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। सही, जब मैच्योर होते हैं, जाहिर सी बात है उस टाइम में अपनी बेबीज जो है वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। सही ना। यहाँ पर मैंने अभी आपको बात बता दी कि मिसाल के तौर पे ये कैपेबल था रिप्रोडक्शन के लिए, और ये जो जिनकी रूट छोटी थी उनको पानी नहीं मिला तो वो खत्म हो गए, तो वो कैपेबल ही नहीं थे किसके लिए, रिप्रोडक्शन के, वो कैपेबल नहीं थे। Darwin mechanism of evolution by natural selection consist of 4 observation about natural world। यानी उसकी जो नेचुरल सिलेक्शन की जो था पॉइंट जो था, उसमें उसने जो है वो नेचुरल वर्ल्ड जो है हमारी, उसके हवाले से उसकी कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 4 ऑब्जर्वेशन थी नेचुरल वर्ल्ड के हवाले से। वो 4 ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, तो देखो इन 4 ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो थी ओवर प्रोडक्शन। दूसरा जो था वो था वेरिएशन। फिर तीसरा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसके बाद था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। एक पॉइंट आपकी बुक में नहीं है मगर ऐड कर रहा हूं, इसी के बाद जो है इस ओरिजिन होता है एक नई स्पीशीज का, तो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। इसमें एक ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा चलो, ये जितने भी इसके पॉइंट है ना, इनको मैं उसी, वो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी उसी एग्जांपल को लेकर मैं समझाता हूँ। ये जो मैंने एग्जांपल दी थी, चलो इस एग्जांपल को एक दफा फिर समझ लेते हैं। पहली क्या बात की थी कि हर ऑफस्प्रिंग के, हर इंडिविजुअल में सलाहियत होती है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की। ये देखो मिसाल के तौर पे ये नीम ट्री है। अब इस नीम ट्री में कितने ज्यादा बीज लगते हैं, एक दो कोई बीज लगते हैं, तीन चार बीज लगते हैं, आपने को पता है ना, बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। एक मछली होती है वो भी बहुत सारे अंडे देती है। अब बीज तो प्रोड्यूस हो गए, मिसाल के तौर पे इसने ये बहुत सारे बीज जमीन पर गिरा दिए। तमाम के तमाम बीजों में से तो प्लांट नहीं निकलेंगे, जिन बीज को पानी मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा मॉइस्चर मिलेगा, वो क्या करेंगे, वो सरवाइव कर जाएंगे और उनमें वो जर्मिनेट करेंगे। सही है ना, जर्मिनेट करेंगे। तो चलो इन बीजों को जर्मिनेट करा देते हैं। इन बीजों ने क्या कर लिया, ये सीड्स जो है वो जर्मिनेट कर गए। ये जर्मिनेट ही नहीं कर सके, इनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से जर्मिनेट नहीं कर सके। कोई मॉइस्चर नहीं मिल रहा था या केमिकल इस जगह पे कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से ये जर्मिनेट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो है ये इसकी रूट भी बना देता हूँ, ये रूट्स हैं इनकी।
अच्छा, अब सबसे पहली वाले पॉइंट क्या था, ओवर प्रोडक्शन। तो ओवर प्रोडक्शन में आपकी बुक क्या कह रही है, ईच स्पीशीज हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन विल सर्वाइव टू मैच्योरिटी। कहता है एक स्पीशीज में सलाहियत होती है वो ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, देन विल सर्वाइव टू मैच्योरिटी, यानी बहुत सारे प्रोड्यूस करेंगे तो उनमें से कुछ तो मैच्योर होंगे ही ना। मतलब अगर 4-5 बीज पौध पैदा हो जाते, वो बीज ग्रो ही नहीं करते, तो इसकी तो जनरेशन ही खत्म हो जाती। तो कोई स्पीशीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं कि उनमें से कुछ ना कुछ तो बचेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसी वेरिएशन होगी, फेवरेबल वेरिएशन होगी जो उनको सर्वाइव करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। सही है ना। दो रिप्रोडक्शन नेचुरल पॉपुलेशन में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इन नंबर ओवर टाइम। कहता है रिप्रोडक्शन के जरिए पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है टाइम के साथ। में भी जरूरी नहीं है कि ग्रो ऐसे करे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको पता था, एक से जो है वो अगर दो होते हैं तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से ग्रो करेगी। लेकिन एक बार बताऊं, इस तरह से ग्रो बाज दफा कर पाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ही ग्रो करे। अगर जितनी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा तो फिर तो बहुत ज्यादा एक स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। होती तो है, अगर उसको कोई मतलब कोई दूसरा, मिसाल के तौर पे एक रैबिट है किसी जंगल के अंदर, अगर रैबिट जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो तो करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, फिर भी नेचर उनकी पॉपुलेशन को लिमिट में रखती है, बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देती। रैबिट को खाने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो रैबिट को खा जाते हैं। कुछ नेचुरली इस तरह की चीजें होती हैं जिसकी वजह से रैबिट मर जाते हैं। तो पॉपुलेशन अपनी तरफ से तो एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है, लेकिन कुछ नेचुरल फैक्टर भी होते हैं जो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। सही है ना। तो अब ये देखो, पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि ओवर प्रोडक्शन, हर स्पीशीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की सलाहियत मौजूद होती है। जैसे हमने इस नीम ट्री को देखा, इसने बहुत सारे सीड प्रोड्यूस किए और इन सीड ने क्या किया, जनरेट भी किया। अब दूसरा पॉइंट है वेरिएशन। द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन exhibit variation in their traits। पॉपुलेशन के में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, एक पॉपुलेशन में मुख्तलिफ जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके ट्रेड्स, उनके कैरेक्टर्स में क्या होती हैं, वेरिएशन होती हैं। जैसे अब ये देखो, ये तमाम के तमाम ये जो सीड्स हैं, तमाम नीम के प्लांट्स ही हैं, ये तमाम के तमाम नीम के सीडलिंग हैं, लेकिन इनमें क्या है, वेरिएशन है। इनके मुख्तलिफ ट्रेड्स में वेरिएशन होगी, इनके लीव्स के साइज में वेरिएशन होगी, इनके स्टेम के साइज में थोड़ी वेरिएशन होगी, और इनके रूट के साइज में थोड़ी क्या है, वेरिएशन है। हम इंसान हैं, हम इंसानों की पॉपुलेशन है, क्या हम सब एक जैसे हैं? हमारी हाइट के अंदर वेरिएशन है, हमारे कलर के अंदर वेरिएशन है, हमारे इम्यून सिस्टम में वेरिएशन है। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जैसे आजकल कोरोना का प्रॉब्लम है, तो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो सर्वाइव कर रहे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है उनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो क्या है, ये भी तो वेरिएशन है ना। इसको भी तो आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कह सकते हो। जो फिट हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर है, वो सर्वाइव करेंगे। जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं है, अगर हमारे पास कोई वैक्सीनेशन ना होती, हमारे पास हॉस्पिटल ना होते, तो क्या होता, ये वायरस आता हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में, और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता वो सबके सब खत्म हो जाते, मर जाते। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता वो सर्वाइव कर जाते, और वो अपने आगे वाली जनरेशन के अंदर भी एक स्ट्रांग इम्यून सिस्टम के जो है वो जीन ट्रांसफर करते। और हो सकता है ऐसे जनरेशन टू जनरेशन उनमें एक खास किस्म के WBCs इवोल्व हो जाते हैं, जो इस वायरस को मजीद जो है फाइट करने की क्या रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। मतलब किसी ना किसी जगह पर एवोल्यूशन तो आ रही है ना। इम्यून सिस्टम में भी आ रही है, तो एक साइड पर एवोल्यूशन तो आप इसको कहोगे, नई स्पीशीज इवोल्व नहीं हो रही, लेकिन एक स्पीशीज के अंदर तो कंटिन्यू चेंज आ रहा है। तो वेरिएशन की जो हमने बात की, तो हमने वेरिएशन की मैं कहा कि इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एग्जिबिट वेरिएशन इन देयर ट्रेड्स, सम ऑफ दीज ट्रेड इंप्रूव द चांसेस ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइवल। देखो कुछ वेरिएशन ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने भी आपको एक मिसाल दी थी कि ये प्लांट सीडलिंग जिस जगह ग्रो कर रहे हैं, वहां पानी नीचे, ऊपर की तरफ पानी खत्म हो चुका है, पानी सिर्फ नीचे की तरफ है। अब ये एक ऐसा वेरिएशन है, लॉन्ग रूट होना एक ऐसी वेरिएशन है, ये लॉन्ग रूट जो है वो ऐसी वेरिएशन है जो इसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा रही है। ये तो सर्वाइव नहीं करेंगे ना, इनको पानी नहीं मिलेगा, तो इनका सर्वाइवल का चांसेस तो है ही नहीं। इसके सर्वाइवल के चांसेस हो गए इस लॉन्ग रूट की वजह से। तो इसका मतलब ये जो लॉन्ग रूट है, ये कौन सी वाली वेरिएशन है, ये फेवरेबल वेरिएशन है, जो इसको इस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने में क्या कर रही है, इस एनवायरनमेंट को हेल्प कर रही है।
और यही फेवरेबल वेरिएशन की वजह से रिप्रोड्यूस सक्सेस, इसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी हो सकती है, क्योंकि ये जिंदा रहेगा, पानी ले रहा है तो जिंदा रहेगा, जब जिंदा रहेगा तो मैच्योर भी होगा, जब मैच्योर होगा तो फिर जाहिर सी बात है रिप्रोड्यूस भी करेगा। और जबकि ये दूसरे वाले जो ट्रेट हैं, जो शॉर्ट रूट के ट्रेट हैं, दे आर नॉट फेवरेबल ट्रेट, ये फेवरेबल ट्रेट नहीं है। इस वजह से ये इनको सर्वाइवर, इनकी सर्वाइवल में इन्होंने कोई हेल्प नहीं की, इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इसने तो सर्वाइव किया और इसने सर्वाइव नहीं किया। अब एक और बात सुनो, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये कौन सा हो गया इस थ्योरी का दूसरा पॉइंट, इस वेरिएशन। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाओ, तीसरे पॉइंट को भी इसी जो है वो एग्जाम्पल से समझो। तीसरा पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है, मिसाल के तौर पे इधर देखो, अब अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करनी है। स्ट्रगल का मतलब क्या है कि अब इसको भी पानी चाहिए, इसको भी पानी चाहिए। स्ट्रगल जो होती है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की अगर आप बात करो तो स्ट्रगल तीन तरह की होती है। एक होती है इंट्रा स्पेसिफिक, एक होती है इंटर स्पेसिफिक, और एक होती है इन्वायरमेंटल। अब देखो इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, बिटवीन एक जैसी स्पीशीज के दरमियान में होता है। मिसाल के तौर पे ये भी नीम ट्री का सीडलिंग है, ये भी नीम ट्री का सीडलिंग है। अब ये कॉम्पीट करेंगे मिनरल्स और वाटर के लिए, मिनरल और वाटर के लिए दोनों कॉम्पीट करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। मिसाल के तौर पे ये भी पिजन है और ये भी पिजन है, ये दोनों दाने को खाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये दोनों दाने को खाने के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसको दाना ज्यादा मिलता है। तो सेम स्पीशीज के दरमियान में जब स्ट्रगल होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। अब क्या होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल में, जो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके पास फेवरेबल वेरिएशन होगी, वो तो उस रिसोर्स को ले लेगा, वो स्ट्रगल में कामयाब हो जाएगा। और जिसके पास फेवरेबल वेरिएशन नहीं होगी वो स्ट्रगल में कामयाब नहीं हो पाएगा। जैसे ये कामयाब होगा, ये वाला लॉन्ग रूट वाला इस स्ट्रगल में ये कामयाब नहीं होगा। तो ये होगी इंट्रा स्पेसिफिक। एक होती है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये नीम ट्री है और नीम ट्री के साथ यहाँ ग्रास भी लगी हुई है, तो पानी जो है वो नीम ट्री भी ले रहा है और वाटर क्या क्या ले रहा है, ग्रास की रूट भी ले रही है। लेकिन अब किसकी रूट ज्यादा एफिशिएंटली पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, जिसकी रूट ज्यादा एफिशिएंटली पानी को एब्जॉर्ब करेंगी और मिनरल्स को, वो इस रिसोर्स पर ज्यादा काबिज होगा। जिसकी रूट इतना कम करेंगी वो इस रिसोर्स पर क्या होगा, कम काबिज होगा। तो ये कौन सा स्ट्रगल होगा, ये होगा इंटर स्पेसिफिक, मतलब डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में। ये सेम स्पीशीज के दरमियान में, ये डिफरेंट। इसके साथ इनको एनवायरनमेंट के साथ भी तो कॉप करना है। कभी तेज हवा चलेगी तो तेज हवा में किसका स्टेम इतना स्ट्रांग होगा जो उसको स्टे कराएगा। कभी बहुत सर्दी होगी, बहुत टेम्परेचर लो हो जाएगा, टेम्परेचर कभी बहुत हाई हो जाएगा। सही है, ये तमाम की तमाम एनवायरनमेंट है और ये एनवायरमेंटल स्ट्रगल होगी। इन तीनों स्ट्रगल में जो कामयाब होगा, जो इन तीनों स्ट्रगल से लड़ पाएगा, वही क्या होगा, वही सरवाइव करेगा, वही आगे चलकर सरवाइव करेगा, यानी मेच्योरिटी तक पहुंचेगा, वही मेच्योरिटी तक पहुंचेगा और वो सरवाइव करेगा। और जो सरवाइव करेगा वही फिट होगा, जो सरवाइव करेगा वही फिट होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। दुनिया की रिसोर्सेज होती है ना, आज भी आप देखो इंसानों की बात अगर हम करें तो इंसानों में दुनिया के अंदर जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके दिमाग ज्यादा काम करते थे, तो वो दुनिया के रिसोर्सेज पे ज्यादा काबिज हैं। जिनके दिमाग इतने काम नहीं करते थे वो दुनिया की रिसोर्सेज पर इतने काबिज नहीं है। तो मतलब नेचर की तरफ से कुछ चीजें दी जाती हैं जो उनको, उनका सर्वाइवल बेहतर बना देती हैं, और जिनका सर्वाइवल बेहतर होता है वही सर्वाइव करते हैं, और वो फिर क्या होते हैं, उन्हीं को आप फिट कहोगे। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो अब देख लेते हैं आपकी बुक क्या कह रही है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के हवाले से। ओवर प्रोडक्शन लीड टू द कंपटीशन among the individual of a population for a limited resource, food water and light growing space। अब कहता है कि जिस तरह मैंने अभी आपको बात बताई, इस चीज को मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अब क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन तो हो गई, बहुत सारे प्लांट तो प्रोड्यूस कर दिए इस नीम ट्री ने,
लेकिन कहता है इनके दरमियान में अब कंपटीशन होगा। किस चीज का कंपटीशन होगा? इनमें वाटर के लिए कॉम्पीट करेंगे, फूड के लिए सनलाइट कितनी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मिनरल्स कितने एब्जॉर्ब कर रहे हैं, स्पेस के लिए कंपटीशन होगा, जगह भी जाहिर सी बात है इतनी थोड़ी सी जगह पर बहुत से प्लांट ने जो है वो ग्रो करना है। सिर्फ इस ट्री की बात नहीं करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कम्पीट करते हैं। ज्यादातर कौन सी रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करते हैं? फूड के लिए, वाटर के लिए, लाइट के लिए, ग्रोइंग स्पेस के लिए, इसके लिए कॉम्पीट करते हैं। बिकॉज देयर आर मोर इंडिविजुअल देन द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट, क्योंकि इंडिविजुअल ज्यादा हैं, इन्वायरमेंट रिसोर्सेज इतनी ज्यादा नहीं है, इंडिविजुअल क्या है? ज्यादा है। नॉट ऑल विल सर्वाइव टू रिप्रोडक्टिव एज, तो इतनी कम रिसोर्सेज पे ये तमाम के तमाम सर्वाइव नहीं करेंगे रिप्रोडक्टिव एज, यानी रिप्रोडक्टिव एज तक ये तमाम के तमाम नहीं पहुंच पाएंगे। इससे पहले ही कईयों की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अदर लिमिट्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको ये भी कह सकते हो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। इंक्लूड प्रीडेटर एंड, और दूसरी चीज कौन सी होती है जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को लिमिटेड करेगी? एक तो प्रीडेटर, उनका शिकार करके खाने वाले जो दूसरे जानवर होते हैं, एक तो वो उनकी ग्रोथ को लिमिटेड कर देते हैं। बाज दफा डिजीजेज हो जाती हैं, कोई बीमारी होती है, उससे भी ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। देखो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की ग्रोथ को लिमिटेड कौन कौन सी चीजें रखती हैं? एक तो रिसोर्सेज का ना होना, मिसाल के तौर पे पानी नहीं मिल रहा, फूड नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? उनकी रिसोर्स वो क्या हो जाएगी? उनकी डेथ हो जाएगी। फिर दूसरी चीज क्या होती है जो पॉपुलेशन को जो है वो किस में रखती है? लिमिट के अंदर रखती है। वो प्रीडेटर भी हो सकते हैं, उनका शिकार करने वाले जानवर, उनको खा जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। रैबिट, अगर जंगल में हम रैबिट को खाने वाला कोई प्रीडेटर ना हो तो रैबिट तो बहुत ज्यादा जंगल के अंदर बढ़ जाएंगे। और इसी तरीके से डिजीजेस भी होती हैं, बीमारियां होती हैं, बीमारियों की वजह से भी मर जाते हैं। अच्छा देखो आजकल ह्यूमन की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है, पहले ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी। पहले असल में क्या होता था कि बहुत सारे ह्यूमन हॉस्पिटल्स होते नहीं थे। किसी जमाने में अगर हम बात करें जब ह्यूमन की पॉपुलेशन कम होती थी, तो मतलब हॉस्पिटल तो होते ही नहीं थे ना, तो अक्सर लोग बीमारियों से ही मर जाते थे। किसी के 10 बच्चे होते थे तो उनमें से 2-3 सर्वाइव करते थे, बाकी बीमारियों में मर जाते थे, क्योंकि अस्पताल तो होते नहीं थे। अगर किसी को थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है, किसी को हीमोफीलिया का है, वो तो बचपन में ही मर जाते थे। और बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो सर्वाइव करते थे। अभी आप खुद सोचें कि अगर आपके हॉस्पिटल्स ना हो, डॉक्टर्स ना हो, एक तरफ दुनिया से हॉस्पिटल्स को खत्म कर दें, डॉक्टर्स को खत्म कर दें, तो आप खुद बताओ कितने लोग सर्वाइव करेंगे? हम में से अक्सर को बीमारियां होती हैं, हमें हम में से अक्सर को जो है वो कभी टाइफाइड भी हो जाता है, किसी को डायरिया भी हो रहा होता है, किसी को कोई जो है वो दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, मगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, हम सही हो जाते हैं। लेकिन हमने वैक्सीन भी करवाई हुई है, वैक्सीनेशन से भी हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। अगर ये वैक्सीनेशन, ये तमाम चीजें ना होती, तो आप बताओ इस पॉपुलेशन में कितने लोग सर्वाइव करते? नहीं करते ना सर्वाइव। ह्यूमन की पॉपुलेशन लिमिटेड होती, सही है ना? ये जो आपकी हॉस्पिटल्स हैं और आपका जो फूड की क्वालिटी जो बेहतर हुई है, लिविंग स्टैंडर्ड आपके बेहतर हुए हैं, उसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन भी क्या हो गई है? पॉपुलेशन भी जो है वो बढ़ गई है। ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ने की एक रीजन ये भी है। तो बात यहाँ पर कर रहे थे कि पॉपुलेशन को लिमिट में कौन सी चीज रखती है? एक तो स्ट्रगल रखती है जो फूड, वाटर और इसके लिए की जाती है। अगर उस स्ट्रगल में कोई कामयाब नहीं हुआ तो उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरा, प्रीडेटर और डिजीज की वजह से भी पॉपुलेशन क्या होती है? लिमिट में आ जाती है। द स्ट्रगल में बी इंटर स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल, तीन तीन टाइप की स्ट्रगल मैंने आपको बताई थी, और तीनों में जो कामयाब हो जाएगा वो ही सर्वाइव करेगा, और इसको हम कहेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Those individual that possess the most favorable combination of character are most likely to survive and reproduce। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये जो इंडिविजुअल था, इसके पास मोर फेवरेबल कैरेक्टर थे, इसके पास मोर फेवरेबल कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन थी, मतलब रूट भी लॉन्ग थी और लीव्स का साइज भी ब्रॉड था। ये दो फेवरेबल कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन थी। तो इस वजह से ये इंडिविजुअल क्या करेगा? सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, एंड पासिंग दियर हेरिटेबल ट्रेड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये क्या करेगा? जब रिप्रोड्यूस करेगा तो इसी ब्रॉड लीव्स और लॉन्ग रूट के जीन अपनी नई जनरेशन में क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ऐसा ही तो होता है, अगर रिप्रोड्यूस नहीं करोगे तो कैसे अपने जीन आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर करोगे? रिप्रोड्यूस करते हैं तो अपने जीन आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। मिसाल के तौर पे अब ह्यूमन जो है, हम उनको क्या कहना चाहिए कि मेडिसिन के जरिए या उसके जरिए बचा लेते हैं।
अब मिसाल के तौर पे अगर किसी को हीमोफीलिया होता है किसी बच्चे को, अभी तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन अगर ये अगर आप नेचुरली देखो, अगर ये इस तरह के हॉस्पिटल ना होते तो वो बच्चा तो बचपन में ही मर जाता। तो वो तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाता, जब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता तो ये जीन आगे भी ट्रांसफर नहीं कर पाता, तो पॉपुलेशन हेल्दी होती। या मिसाल के तौर पे किसी को जो है वो कोई ऐसा डियाबिटिक को अर्ली एज में डियाबिटिक हो जाए, बहुत अर्ली एज में डियाबिटिक हो जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको कोई मेडिसिन्स वगैरह नहीं होंगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। जब डेथ हो जाएगी तो वो जीन आगे ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा। मतलब फिर जब ये सर्वाइव करते हैं तो फेवरेबल जीन आगे वाली जनरेशन में क्या करते हैं, ये ट्रांसफर जो है वो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ सडन flood, only those organisms that can swim or respire in water have a better chances to survive, and other will die. और if there are an earth, अब कहता है मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा है कि अगर फ्लड आ जाए, एक जगह पर फ्लड आ गया, तो उसमें सरवाइव कौन कर पाएगा? जो तैर सकते हैं और पानी के अंदर सांस ले सकते हैं ज्यादा देर या पानी में सरवाइव, तो वो जो है सरवाइव कर जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सबकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सही है ना? अगर फ्लड आ जाता है, मिसाल के तौर पे इंसानों की अगर हम बात करें, इंसान अगर फ्लड आ जाता है किसी जगह पर, तो वो इंसान जो पानी के करीब रहते थे, जो स्विमिंग जानते थे, तो वो तो सर्वाइव कर जाएँगे, कहीं न कहीं स्विम करते हुए किसी न किसी जगह चले जाएँगे। लेकिन जो नहीं जानते होंगे, उनकी क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। या if there is an earthquake, the flying animals have the better chances of survival. अब अगर अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आ जाता है, तो जो उड़ने वाले होंगे वो तो उड़ के चले जाएँगे, दरख्तों पे कहीं बैठ जाएँगे, या लेकिन जो उड़ने वाले नहीं होंगे उनके ऊपर वो जो है क्या कहना चाहिए कि अर्थक्वेक में जो है वो क्या हो जाएँगे, ज़लज़ले में तबाह हो जाएँगे या खत्म हो जाएँगे। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इसी को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचर ने उनको कुछ फेवरेबल वेरिएशन दी हैं और वो फेवरेबल वेरिएशन उनको सर्वाइव करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इट इज आल्सो रेफर्ड एज अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन को आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कह सकते हो। चलिए ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, इसको याद रख लेना कि नेचुरल सिलेक्शन को ही आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कह सकते हो। ये कोर पॉइंट है डार्विन की थ्योरी का। अगर आपसे पूछा जाए डार्विन की थ्योरी का कोर पॉइंट क्या है, तो वो है नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन को आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कह सकते हो। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसको एक्सप्लेन कर रही है, तो आप कहोगे एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रही है। अगर आपसे पूछा जाए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में किस मैकेनिज्म को जो है थ्योरी ऑफ ओरिजिन में किस मैकेनिज्म को जो है वो एक्सप्लेन किया है, उसमें नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है इस मैकेनिज्म को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया गया है। It also refers to the survival of fittest. The fittest individual are those that reproduce most successfully in the environment. Fittest organism किसको कहते हैं, जो environment में more successfully जो है वो reproduce कर सकते हैं। ये point भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप generally fittest organism किसको कहते हैं, फेवरेबल जिनके पास कैरेक्टर हैं, लेकिन उसके साथ ये भी याद रखेंगे जिनके पास फेवरेबल कंडीशन कैरेक्टर हैं तो वो सर्वाइव करेंगे, जब सर्वाइव करेंगे तो रिप्रोड्यूस मोस्ट सक्सेसफुली इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में वो सक्सेसफुली क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस भी करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। The process of natural selection thus causes increase of favorable allele and a decrease of unfavorable allele। यानी फेवरेबल allele बढ़ते चले जाएंगे, मतलब लॉन्ग रूट और ब्रॉड लीव्स के जीन कंटिन्यू बढ़ते चले जाएंगे, और शॉर्ट रूट और स्मॉल लीव्स के जीन क्या होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे विद इन अ पॉपुलेशन। ओवर सक्सेसिंग जनरेशन यानी जनरेशन टू जनरेशन, इंडिविजुअल मेंबर बिकम बेटर अडॉप्टेड टू लोकल कंडीशन, ये बेटर अडॉप्टेड हो जाएंगे, thus leading to evolution of new species। इतना ज्यादा मतलब ये अपने माहौल को अडॉप्ट कर लेंगे कि अपने एंसेस्टर से वो डिफरेंट नजर आना शुरू हो जाएंगे, और हम इस तरह कहेंगे कि एक नई स्पीशीज क्या हो गई, इवोल्व हो गई है। तो चलो अब देख लेते हैं कि इसमें आपने एमसीक्यूज के लिहाज से क्या क्या चीजें याद रखनी है। चलो पहला तो ये याद रख लेना कि डार्विन की बुक का नाम याद रख लेना, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है। इस बुक में दो मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया, इन दोनों मेन पॉइंट्स को याद रख लेना। फिर ये याद रख लेना कि डार्विन जो है वो यूनिटी ऑफ लाइफ पर बिलीव करता था, और वो कहता था कि जो है वो हिस्ट्री ऑफ लाइफ जो है वो लाइक का ट्री था। इसमें तो आपने ये याद रख लेना है, सही है। फिर आपने यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन वाले ये वाले जो पॉइंट है इसमें क्या याद रखना है, एक तो आपने याद रख लेना है कि नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर कह किसको रहे हैं,
रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज को कह रहे हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी इसी को कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज मतलब कौन सा इंडिविजुअल कितना ज्यादा जितना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है वो उतना ही ज्यादा क्या है, फिट है अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से। फिर आपने इसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं पर्टिकुलर, जैसे ओवर प्रोडक्शन है, वेरिएशन है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इनका ये सीक्वेंस याद रख लेना, सही है ना। इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है। यही कुछ मेन पॉइंट थे जो आपने इसके अंदर याद रख लेने हैं, बाकी तो इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है। एक दफा इस थ्योरी को बस समझ लो, उसी से रिलेटेड जो है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा सकते हैं। चलें नेक्स्ट टाइम फिर हम इससे आगे वाला टॉपिक जो है वो नियो डार्विनिज्म जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। इस पीएमसी के मुताबिक जो है अब इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का।